जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन का मसला पिछले कई वक्त से जम्मू कश्मीर में चलता आ रहा है, जिसके चलते हमने प्रोटेस्ट देखे, कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट देखी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग देखी और एक और चीज़ जो सामने आई कि रिक्रूटमेंट्स होती जा रही है लेकिन अभी तक रिजर्वेशन पे कोई बात नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो या वो सारे बच्चे जो ओपन मेरिट में हैं या ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज़ किया जाए। अब रैशनलाइज़ किस बेसिस पे किया जाए? एज़ पर पॉपुलेशन, यानी जितनी आबादी है उतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए। अब हाल ही में एक बार फिर से ये डिबेट शुरू हो गया। डिबेट की वजह है, शुरू होने की वजह है एक पिटिशन। एक वकील हैं जिन्होंने एक पिटिशन दर्ज किया और उस पिटिशन में उन्होंने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है। उनका नाम है एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये इन पर्सन वहाँ कोर्ट में अपेयर होंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को एडमिट भी कर लिया है और इनके वकील, जिनका नाम एडवोकेट JM जुनैद है, ये इनके वकील रहेंगे। तो इस पिटिशन में क्या कुछ है, क्योंकि ये पहला पिटिशन नहीं है, इससे पहले एक और पिटिशन था लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें थी जिनको देखा गया, जिनको समझा गया और उसके बाद एक और पिटिशन दर्ज किया गया और फाइनली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को एडमिट कर लिया है। अब इसमें इनने किन किन चीज़ों पे फोकस किया है, किस तरीके से रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन की बात की है, क्या कुछ नई डिमांड्स है, क्या कुछ नई चीज़ें हैं, वो बेहतर तरीके से हम ज़हूर साहब से समझेंगे। ज़हूर साहब, सबसे पहले तो आपका पिटिशन अब एडमिट हो चुका है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। क्या कुछ चीज़ें हैं इस नए पिटिशन में, क्योंकि इससे पहले जो पिटिशन था वो एडमिट नहीं हुआ था लेकिन ये पिटिशन बिलाखिर एडमिट हो गया है। तो क्या क्या डिमांड्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको चैलेंज किया गया है? देखिए शादाब साहब, ये जो नई पिटिशन है जो ऑनरेबल कोर्ट ने एडमिट की है, तो इसने हमने डिमांड किया है, प्रे किया है, रिलीफ मांगा है कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, कि ओपन मेरिट की जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो 70% से ज़्यादा है, नियर अबाउट 75%। और ओपन मेरिट में कैटेगरी वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल है, ये ओपन फॉर ऑल है। इसलिए हम कोर्ट से मांग रहे हैं इसमें कि कैटेगरी को अपना ड्यू शेयर दिया जाए, वो 70% 75% शेयर दिया जाए ओपन मेरिट को, जो इनकी पॉपुलेशन भी है। बाकी हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन भी दे दो। और रही बात, कोर्ट ने ये पिटिशन एडमिट की है कि पहली जो पिटिशन थी उसमें हम मांग रहे थे यही चीज़ें, लेकिन उस पिटिशन में जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 है उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 वो कंट्राडिक्टी हो रहा था आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। इसलिए हमने ये पिटिशन विड्रा की और रिड्राफ्ट पिटिशन की। वो नई पिटिशन हमने कोर्ट के सामने रखी, उसमें हमने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट का सेक्शन 3 भी चैलेंज किया और भी कुछ सेक्शन चैलेंज किया है, सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 8, मगर स्पेशली जो एक्ट है सेक्शन 3 है और सेक्शन 17 है। अच्छा। जो डॉक्टरों को अप्लाई हो जाता है। ये तमाम सेक्शन हमने अप्लाई किए हैं और पहली पिटिशन से यही फ़र्क है, सेक्शन 3 इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐड है वो चैलेंज हुआ है और तो कोर्ट ने इसको एडमिट किया है। आपसे आपकी पिटिशन के बारे में जानते हैं क्योंकि आपके वकील यहाँ मौजूद है। जुनैद साहब, लीगली अगर इस पूरे केस को देखते हैं, पिटिशन को देखते हैं, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मसला कई वक्त से चलता आ रहा है, इस बात से आप लोग भी वाकिफ़ हैं। रैशनलाइजेशन डिमांड कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और तमाम तर लोग जितने भी ये डिमांड करते हैं उनका, जैसा अभी ज़हूर साहब ने भी कहा कि हम रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रिजर्वेशन के हवाले से क्या क्या है और लीगली इसको किस तरीके से फॉरवर्ड किया जा सकता है? जी शादाब साहब, शुक्रिया। देखिए, इस इशू को हम 2 एंगल से देख सकते हैं। पहला एक नैरो एंगल, जहाँ पे यू विल सी दिस एज ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 क्लासेस और कम्युनिटीज़, जैसे रिजर्व्ड वर्सेस अनरिजर्व्ड। तो मैं इस एंगल को बहुत ही नैरो एंड नेगेटिव देखता हूँ। सेकंड है पॉजिटिव एंगल, ब्रॉडर एंगल। जब पिटिशनर्स ज़हूर साहब जैसे कुछ और भी इसमें स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेटेड यूथ है, तो वो मेरे पास आए, तो आफ्टर एनालाइजिंग फैक्चुअल पोजीशन, तो मैंने देखा देयर आर सर्टन प्रोविजंस जो हमारे एर्स्टवाइल स्टेट ने पास किया था, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, रेड विद रिजर्वेशन रूल्स 2005। तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस और रूल्स थे जो मेरे हिसाब से देखा जाए अपरेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब यहाँ पे 2 तरीके की ड्यूटीज़ है एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपको अगर आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी ये आइन है, दिस इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दिस इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो वेदर यू आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वी आर बाउंड बाई दिस। तो एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन यहाँ तक मुझे दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी याद आ रही हैं। आर्टिकल 51A देन स्मॉल a, दैट इज़ सब क्लॉज ए, जो हमें कहता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू अपहोल्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। तो ये एक ड्यूटी। सेकेंड, इट्स अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री इंडिया। तो ये ड्यूटीज़ है एज ऑर्डिनरी सिटीजन। अब अगर मैं थोड़ा बहुत खुद को अपलिफ्ट करूँ एज एन ऑफिसर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, आपकी जानकारी के लिए एक आर्टिकल रीड करता हूँ मैं, आर्टिकल 32 क्लास 2, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे ड्यूटी आयद होती है। जो हमारे देश के नागरिक है तो उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना उनका फ़र्ज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखे, उनकी जजमेंट्स देखे, प्रेसिडेंट्स देखे, रेड विद आर्टिकल 226। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट या कोई और भी हाई कोर्ट जो यहाँ पे कंट्री में है, तो उन पे भी ये ड्यूटी आयद होती है। एंड ड्यूटी इज़ स्लाइटली ब्रॉडर, क्योंकि लीगल राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो इन राइट्स को देख के हमने गुहार लगाई है, हम ऑनरेबल कोर्ट गए हैं। दिस इज़ आवर विजडम, जो नैरो भी हो सकता है, ब्रॉडर भी हो सकता है। इट्स सोली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, दे पोजेस बेटर विजडम देन अस। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है रिजर्व्ड वर्सेस अनरिजर्व्ड। ये एक सिंपल सी फाइट है, कैसे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें, कैसे हम अपने देश का भला करें। बिल्कुल। जुनैद साहब, आप वकील हैं इस पिटिशन में, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर रूलिंग्स देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज़ कहता है जो आपके पिटिशन में, जो आपके पिटिशनर ज़हूर साहब ने दर्ज किया है पिटिशन, उसमें यही चीज़ मेंशन है कि जितनी पॉपुलेशन हो उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? क्या ऐसी कोई रूलिंग है हमारे पास, या ऐसा कोई केस है जिसको हम अपना बैकड्रॉप में लेके आगे अपने केस को चला सकें? देखिए, अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊं तो थोड़ा टेक्निकल बनेगा। ऑर्डिनरीली आपको मैं समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस में इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्ट 1992 की जजमेंट है, उन्होंने बोला है 50% बेंचमार्क, यानी रिजर्व्ड कैटेगरी को आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। बट दैट्स फॉर वर्टिकल। अगर उस पॉइंट को ही लेके हम कोर्ट जाए तो मुझे नहीं लगता कोर्ट उतना अप्रिशिएट करेगा इस पॉइंट को। दैट्स वाई अभी जो रिफ्रेम्ड पिटिशन है, द वेरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 3 है, मेरे हिसाब से थीम है सेक्शन 3 रिजर्वेशन एक्ट 2004 की, तो उसी सेक्शन 3 को हमने चैलेंज किया है। अब क्यों किया है? अपेरेंटली हमें लग रहा है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के खिलाफ जा रहा है। अगर आपको रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखना हो, एनी ऑर्डिनरी और फॉर दैट मैटर इवन एक्सपर्ट और ल्यूमिनरी, लीगल ल्यूमिनरी से आप बात करेंगे, किसी भी वकील से बात करेंगे, आपको बोलेंगे जनरली रिजर्वेशन का जो सोर्स है हमारी आइन में, दैट्स आर्टिकल 15 एंड 16। बट मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 14 का जो पार्ट 2 है, दैट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसमें दो कॉन्सेप्ट्स है। पहला इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट्स अ प्लेन कॉन्सेप्ट। नेगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पे कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिवली कैसे कर सकती है स्टेट, दैट्स आर्टिकल 14 का सेकंड पार्ट, दैट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट मीन्स इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। अगर अनइक्वल्स को आपने इक्वली ट्रीट किया तो वो गलत बात है, तो अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना है। इट मीन्स SC STs या जो भी हमारे सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड है, उनको एक फुटिंग पे लाना है, थोड़ा बहुत इक्वल ट्रीटमेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखानी है। तो इसी सोर्स से निकल के आता है फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जो स्टेट को ताकत देता है। स्टेट मीन्स सेंट्रल एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट। तो ताकत देता है कि वो रिजर्वेशन रूल्स, रिजर्वेशन एक्ट्स, व्हाटएवर। अब रूल और एक्ट का क्या फ़र्क है? अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है बिल, दैट्स एक्ट, एंड अगर डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जो उसके अंदर, यस, वो रूल बन जाता है। तो यू कैन गिव रिजर्वेशन, बट क्या आप टेंडम में कर सकते हैं? नो, यू हैव टू सी दे शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। आर्टिकल 16 की जो अंडरस्टैंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ट्विन टेस्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और आपको ये भी कंफर्म करना पड़ेगा वेदर दे आर एडुकेटली और इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन गिव रिजर्वेशन। यही हमारी गुहार है। वहाँ पे लैंग्वेज है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, यानी ओपिनियन, स्टेट को ओपिनियन बनानी है। क्या स्टेट ओपिनियन बनाएगी? कैसे ओपिनियन बनाएगी? ऑन ऑब्जेक्टिविटी, नॉट सब्जेक्टिव पैरामीटर्स। ऑब्जेक्टिविटी हमें ये सिखाती है, यू हैव टू कलेक्ट डेटा, यू हैव टू कलेक्ट साइंटिफिक डेटा एनालिसिस, देन ओनली यू कैन गिव रिजर्वेशन। ओके, तो ये इनके वकील हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की। ज़हूर साहब, आपके पिटिशन पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप पिटिशनर हैं, तो पिटिशन पे बात करने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा जो पुरानी सरकार थी, सबसे पहले यहाँ SRO होता था, उसके बाद ये 2002 में जो सरकार बनी, उनकी ही गवर्नमेंट में 2004 में ये एक एक्ट बना। उस एक्ट में कितनी रिजर्वेशन मिला करती थी और अब
उसमें कितनी चेंजेस आई है और अब ओपन मेरिट कहाँ पे आ गया है? शाहजाद साहब देखिए, जो पहले जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क में जो रिजर्वेशन मिलती है दैट इज़ अंडर आर्टिकल 16 एंड 15, जो अभी जुनेद साहब ने बोला। लेकिन जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मिलती थी SRO के तहत। SRO 126 बना था, उसी SRO के तहत रिजर्वेशन मिलती थी 35% रिजर्वेशन 35% रिजर्वेशन टोटल मिलती थी जम्मू कश्मीर में। अच्छा। अप टू 2004 में जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर ने इसको एक कानूनी शेप दी, SRO को कानूनी शेप दी। तो असेंबली में कानून हुआ पास, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004। उस एक्ट में सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 में प्रॉब्लम क्या है, अब अगर रिजर्वेशन देनी है, जैसे जुनेद साहब ने भी बोला, जो रिजर्वेशन आपको पहले डिक्लेयर करना है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, क्या ये अनप्रिविलेज्ड क्लासेस है, क्या आपने आइडेंटिफाई। अब आपको देखना है कि क्या इनकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन इनएडवोकेट है, मीनिंग अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन जितनी इनकी पॉपुलेशन ओवरऑल है उसके मुताबिक इनकी जो जितनी रिप्रेजेंटेशन बननी चाहिए थी क्या उतनी है, देन नो रिजर्वेशन। उससे ज़्यादा है, नो रिजर्वेशन। उससे कम अगर है, इनको सिस्टम में लाने के लिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाने के लिए आपको रिजर्वेशन देनी। लेकिन जो ये एक्ट है, एक्ट ने क्या किया, एक्ट ने बोला है सेक्शन 3 में ए है, ए में STs एंड SCs, बोला इनकी जो पॉपुलेशन है उसी के मुताबिक इनको दे दो रिजर्वेशन। ये नहीं बोला अगर ये ऑलरेडी यहाँ एडवोकेट, अगर ये एडवोकेट ऑलरेडी होंगे, अगर इनकी वो एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन भी होगी, वो नहीं बोला है। दूसरा चीज़ बोला है सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। फिर नीचे बोला है टोटल रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%। ओके, जो जितनी भी रिजर्वेशन है 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स 49.9% हो सकती है ना, दैट मीन्स हो सकती है, 49.9 हो सकती है। अब जो इस टाइम 70% एक्सीड की गई, 70 तक पहुंच गई, दैट मीन्स 49.9 रख सकते हैं। लेकिन जब इसके तह में जाएंगे, ठीक है दे दिया आपने रिजर्वेशन जी, जब हम देखते हैं डाटा में वो देखते हैं एक्सेसिवली रिप्रेजेंटेशन दी गई है। अब यहाँ से दूसरी पॉपुलेशन है, दूसरी जो ओपन मेरिट जो मेजर चंक है वो 70% लोग हैं। अभी मैंने इससे पहले भी बोला 75 वो बनते हैं, उनको 30% पर हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो यह एक्ट है ना, ये जस्टिस जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इसको दबाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। ये ओवरऑल जस्टिस का जो कंसेप्ट है, कहते हैं ना जस्टिस शुड नॉट बी डिलीवर्ड ओनली, इट शुड डीम टू बी इट इज अ जस्टिस। सो इस बेसिक चीज को जस्टिस को ये वायलेट करता है। इसलिए जो नई पिटिशन है, नई पिटिशन में इसको भी चैलेंज किया गया। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ बनती है, क्योंकि आपने परसेंटेज की बात की कि 70 से 75% ओपन मेरिट बनता है, आपने पिछले 10 से 20 साल का डेटा भी लाया है जिसमें आपने मेंशन किया है कि सरकारी नौकरियां किसको कितनी मिली है। उसके बारे में बताया कि ओपन मेरिट उसमें कितना है और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं वो लोग उन नौकरियों में कितने हिस्सेदार हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं जब हमने लिस्ट देखे, जब आप कोई भी लिस्ट देखते हैं, रिसेंटली हम KS लिस्ट देखेंगे, हमारे रिजर्व्ड वाले रिजर्व में सिलेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ परफॉर्म अच्छा करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो ओपन में आते हैं। तो दिस शोज़ के रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपलिफ्ट हुए हैं, वो अपने रिजर्व में भी सीट लेते हैं और कैपेबिलिटी इतनी रखते हैं, वो ओपन में भी सीटें लेते हैं। फिर जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, अभी तक पिछले 15 सालों में क्या हुआ है, नियर अबाउट 60% रिजर्व्ड कैटेगरी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम, उनको मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, वो 60% शेयर लेते हैं लिस्ट में। कैसे? उनको दो कहते हैं ना, किसी को उधर भी जगह इधर भी जगह, एक तो जगह है कैटेगरी में, ओके अच्छी बात है, ओपन इज ओपन फॉर ऑल, वो ओपन में भी आ जाते हैं। तो जो ओपन मेरिट है जनरल कैटेगरी, वो नियर अबाउट 40% शेयर लेते हैं, वो ये डाटा दिखाता है। उसका मतलब है ओपन मेरिट के साथ जस्टिस करने की जरूरत है। यही हमने इस पिटीशन में, यही इस चीज़ में आपने कही है। और आप कह रहे हैं कि तकरीबन 60% आबादी, अगर हम देखें 60% लोग वो हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कैटेगरी आपने दे दी, अच्छी बात है। कैटेगरी में किसी ने IAS किया, मुबारक हम करते हैं उनको, किसी ने KS किया, कोई चेयरमैन बना, कोई वाइस चांसलर बना,
कोई एमएलए बना, कोई इकोनॉमिकली हाई क्लास है, वो तो एलिट्स बन गई, लेकिन अभी उनको भी आप एसटी और एससी दे रहे हैं। दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ दिस कंट्री एंड हम हेड्सअप करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी 2024-25 में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने बोला एसटी एंड एससीज को भी इस जुमरे में लाओ, क्रीमी लेयर। मीन्स अगर एसटी और एससी में किसी ने आईपीएस आईएएस किया, अच्छी बात है, उसका बच्चा आप हाई क्लास स्कूल में पढ़ेगा, उसको आप एसटी मत दीजिए। यह उस गरीब गुजर भाई का, उस गरीब एसटी भाई का, उस गरीब ओबीसी भाई का जो जंगल में रहता है, जो अभी मजदूरी करता होगा बाग में, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका शेयर खाता है। क्योंकि इसको भी एसटी देते हैं, उसको भी एसटी देते हैं। जब ये कंपेयर करते हैं आपस में, आईएएस अफसर का बेटा दिल्ली में पढ़ता है, जम्मू में गांधीनगर में मकान है, श्रीनगर में सनत नगर में मकान है, पॉश कॉलोनी में रहता है, इतनी फैसिलिटीज है, जिसको कंपटीशन उसके साथ करते हैं। अभी जुनैद सर बोलते थे ट्रीट इक्वल इज इक्वली, अनइक्वल इज अनइक्वली। आर्टिकल 14, ये तो आर्टिकल 14 की दिन दहाड़े वायलेशन है। तो हम कोर्ट को ये भी मानते हैं, बोलते हैं एसटीज और एसटी में जो क्रीमी लेयर है, जिन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, उनको उठा दीजिए, उनको एक्सक्लूड कीजिए, उनको ओपन के ज़मरे में लाइए, और जो रिजर्व्ड हमारे गांव में रिजर्व्ड जो डिजर्विंग कैटेगरी वाले हैं, उनको कैटेगरी दीजिए, ताकि वो। ज़हूर साहब, मैं आपसे और बात करूंगा। जुनैद साहब, जैसे ज़हूर साहब ने क्रीमी लेयर की बात की, इज देयर एनी प्रोविजन कि क्रीमी लेयर पे कहीं कोई बात हो, लीगली इसका कोई प्रोविजन हो कि क्रीमी लेयर जो जिन्हें एक बार बेनिफिट मिला, क्योंकि ये बात भी काफ़ी चलती रहती है, ये डिबेट भी काफ़ी चलता रहता है कि वन टाइम बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं, या आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, आपके पास वो एवेन्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप बराबरी पे आ गए तो उसके बाद आपको वो एवेन्यूज़ नहीं मिलने चाहिए। तो क्रीमी लेयर को किस तरीके से लीगल एंगल से देख सकते हैं? देखिए, अगर सिंपल अल्फाजों में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, क्रीमी लेयर का मतलब ये चीज़ है कि अगर किसी की इकोनॉमिक स्टैंडिंग अब ठीक हो चुकी है, पहले वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थे, अब वो रिजर्वेशन में आ गए, उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो गई। अभी तक क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो था, खाली यहाँ J&K के कॉन्टेक्स्ट में आरबीए पे अप्लाई होता था। ज़ोहर साहब की बात को ही मैं एलेबोरेट करता हूँ। केस का नाम है दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगस्त 2024 में, लेड बाय ऑनरेबल जस्टिस गवाई। तो उन्होंने एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि क्रीमी लेयर आप अप्लाई करो एसटी और एससी पे भी। इट मीन्स अगर उन्होंने लाभ उठाया, रिजर्वेशन आपने दे दी, ठीक है, अब उनकी इकोनॉमिक फुटिंग इम्प्रूव हो चुकी है, अब आप आइडेंटिफाई करो को नेक्स्ट टाइम से इनको नहीं दो, ये उनको मिलनी चाहिए रिजर्वेशन जो डिजर्विंग है। दैट मीन्स दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन रियल सेंस। तो ये चीज़ है क्रीमी लेयर, ये चीज़ है क्रीमी लेयर। तो देयर इज अ प्रोविजन कि अगर इसे इस तरीके से देखा जाए। यस, क्रीमी लेयर इज हाईलाइटेड इन नंबर ऑफ केसेस लाइक इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन अगेन reiterated in N Nagaraj versus state, again T Mudaliar Rao versus state of Andhra Pradesh AIR 2010. so there are n number of cases. तो ज़हूर साहब, आखिर में बिफोर वी कंक्लूड दिस, अब आपका पिटिशन एडमिट हो चुका है, आपके वकील हैं, अब आप जा रहे हैं, और ये एक बहुत वक्त से चलता हुआ डिबेट है जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी वक्त से चल रहा है, और इसी बीच में यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू हो गया, क्योंकि सरकार नहीं थी, अब सरकार भी बन चुकी है, तो बच्चे काफ़ी इस सब में परेशान हैं। तो कितने होपफुल हैं, क्योंकि आप खुद भी वकील हैं, आप लॉ को खुद भी समझते हैं, और इस वक्त आप एज पिटिशनर भी हैं, आपने पिटिशन भी दर्ज किया है, तो कितने होपफुल हैं आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से कि ये वो एक बेहतर तरीके से इस केस में फैसला सुना सकते हैं? हमें फुल ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है ऑन द विजडम ऑफ ऑनरेबल जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो पिटिशन भी ड्राफ्ट की है, और ये भी भरोसा है कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी हो जाती है कोर्ट्स में, और हमारे ऑनरेबल जजेस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी बहाल करते हैं। तो ये जो पिटिशन की है, ये पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादों पर भी ही लड़ा गया है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें जस्टिस मिलेगी, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूथ। तो हम पूरे होपफुल हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ज़हूर साहब, थैंक यू सो मच जुनैद साहब। तो ये रिजर्वेशन पे जो पिटिशन दर्ज हुआ है, उसमें रिजर्वेशन एक्ट 2004 में जो सेक्शन है उसे भी चैलेंज किया गया है, और अब
ये एडमिट हो चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। देखना ये होगा कि जो पिटिशनर है और जो वकील है ये इस केस को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। क्या वो रिजर्वेशन की इस पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां लाएंगे, क्या रिजर्वेशन का जो कोटा है उससे बदला जाएगा, उसमें कुछ तरमीम की जाएगी, उसमें बदलाव लाया जाएगा। ये तमाम तर बातों का जवाब वक्त ही देगा। अभी इस सब पे हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो अब मसला कोर्ट में आ चुका है और वहीं जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने स्टूडेंट से 6 महीने का वक्त मांगा था और 6 महीने के वक्त में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बना दी, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें 3 जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो शामिल थे। और वो रिपोर्ट अभी लॉ डिपार्टमेंट के पास है और उसके इंतज़ार में भी लोग हैं कि कब वो रिपोर्ट वहाँ से आएगी और क्या कुछ नई चीज़ें जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी में देखने को मिलेगी। और इन तमाम तर बातों का फैसला वक्त करेगा। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में रिजर्वेशन पे और क्या नई बात होती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।